हाँ, नमस्कार। हम हर बार आते हैं आपसे एक ही बात कहते हैं, मुद्दे वही जो आपको छूते हैं और उन्हीं शख्सियत से बात करते हैं हम लोग। देखिए, हम जो पत्रकारिता की जो मान्यता है, पत्रकारिता लगती है बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे जो आप आजकल पोर्टल देख रहे हैं वो सिर्फ वीडियोग्राफी करते हैं और अपने आप को पत्रकार बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ये लड़ाई इनके साथ भी है और एक सोच के साथ है जिसको हम लोग कॉन्कॉक्टेड न्यूज़ है, बनाई हुई थ्योरी जो बाज़ार में दी जाती है उसके अगेंस्ट में भी है। तो हम ग्राउंड लेवल ज़ीरो पे खड़े होकर हर वक्त रिपोर्टिंग करते हैं, हर वक्त आपको बताने की कोशिश करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। तो आज हम जिस शख्सियत के साथ आए हैं, जिससे आपको रूबरू कराएंगे, बात करेंगे हम उनसे। शख्सियत का नाम है, आपसे परिचय कराते हैं, नाज़िया इलाही खान, जो अपने में एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और बीजेपी की एक नेता भी हैं। तो दोनों पक्षों को सामने रखते हुए हम उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। मोहतरमा, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं तो बाउंड हूँ आप लोगों को वक्त देने के लिए। दिस इज माय ड्यूटी। तो मैडम, हम जो प्रश्नों का है सिलसिला शुरू करते हैं। मेरा ये पहला प्रश्न जो है, जो अभी जो एक बड़ा मुद्दा है बंगाल में और पूरे भारतवर्ष में, वो कोरोना का है। अगर आप WHO गाइडलाइन को ले लें ना, तो वो लोग जो बोल रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, ये WHO का गाइडलाइन है। इसमें एक पैरामीटर रखा हुआ है, टेस्ट पर मिलियन, TPM बोल के। अगर हम परिसंख्यान देखें, जम्मू कश्मीर को अगर हम देखते हैं 12,022 उनका TPM है टेस्ट पर मिलियन में। और अगर आप गोवा को देखें 10,481 है। अगर आप त्रिपुरा को भी देख लेते हैं 6,336 है। लेकिन अगर बंगाल में आते हैं तो 1910 है। आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? लिसन, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेशियो एंड ऑल बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मैं इतना ही जानती हूँ कि दिस वायरस इज़ वेरी कंटेजियस और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रिकॉशन की ज़रूरत है। हम लोगों को डॉक्टर्स के जो रूल रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। पर हाँ, बाकी सारे स्टेट के हिसाब से जिस तरह से बंगाल में एक इग्नोरेंस का एटीट्यूड देखा गया है, उसके लिए मैंने खुद भी एक स्टेप लेने का सोच रखा है कि मुझे एक PIL करना है सुप्रीम कोर्ट में कि इग्नोरेंस जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर को आइसोलेशन, क्वारंटीन, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किड्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए था, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए था। जो कंजेस्टेड, खास करके मैं मुस्लिम है, बिकॉज आई एम बिलोंग अ मुस्लिम फैमिली, तो मैं कहूँगी कि मुस्लिम एरिया जो इतना कंजेस्टेड और अनहाइजीन होता है उसका उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए था। बिकॉज उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो मुसलमानों की मसीहा हैं। तो मुस्लिम एरिया में आप जाएं, आप केला बागान जाएं, पार्क सर्कल जाएं, कलेजी पट्टी जाएं, बंदर पट्टी जाएं, आप राजा बाजार जाएं, तो मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, को मान्यता दी गई, लॉकडाउन को माना गया या सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया, वहाँ पर नहीं माना गया। तो मसीहा बोलने से मसीहा तो हम मानेंगे नहीं दीदी को, मसीहा का काम दिखाना पड़ेगा तब मसीहा मानेंगे। 2-4 इलिटरेट मुसलमान के कुछ बोल देने से उसको मान्यता नहीं दी जाती है। एक इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, जो एक एडुकेटेड लोग होते हैं, उनकी राय को ही राय समझी जाती है। बिल्कुल मैडम, इसमें मैं आपको थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं जो इंटरवेन कर रहा हूँ कि आज के बाजार में वो क्या है, ये हम प्रजातंत्र में है, डेमोक्रेसी में है। हाँ। इसमें कौन राजनेता या फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या सोच रही है वो बड़ी बात नहीं है, आम इंसान क्या सोच रहा है वो बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं वो सोच भी, पत्रकार है, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं एक पार्टी से बिलोंग करती हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में एज अ काउंसिल में फाइट करती हूँ, इसलिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि 4 लोगों के बोल देने से कि दीदी मसीहा है हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो जितना प्रिकॉशन रहना चाहिए था वो प्रिकॉशन नहीं है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी जनता को, जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, जो मुझसे नफरत भी करते हैं, मैं उनसे भी कह रही हूँ कि ये वक्त नहीं है पॉलिटिक्स खेलने का, राजनीति करने का, नहीं है
कि हम एक दूसरे के पलड़ा को भारी करें और हल्का करें। ये वक्त है कि हम एक दूसरे के लिए प्रिकॉशन रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इस वायरस से लड़ना ऐसा नहीं है कि हम टीएमसी में और हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और हम बीजेपी में हम टीएमसी से लड़ रहे हैं। नहीं, ये एक वायरस है और इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको सीरियस लेना चाहिए। जो दीदी नहीं ले रही हैं, रेड ईटा पकड़ के सफेद मैं आपको इंटरवेन कर रहा हूँ कि आपको कैसे लग रहा है कि वो सीरियसली नहीं ले रही हैं? देखिए, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने, मैं एक दो एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक भीड़ भाड़ लगा करके उन्होंने एक राउंड सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया जाकर के, जो उनको जरूरत नहीं थी, जो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर अगर रोड पे उतरेगा तो प्रेस मीडिया, आप लोग पत्रकार उतरेंगे, आप उतरेंगे, थोड़ी बहुत पब्लिक उतरेगी, पब्लिक भी देखना चाहेगी चीफ मिनिस्टर को। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आज मैं भी पिछले 3 महीना से, आप अभी आए हैं, मेरे चैम्बर का एसी खराब है, जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे पास स्टाफ्स नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैं चाह रही हूँ कि वो भी सेफ रहे और मैं भी सेफ रहूँ। ऐसा नहीं है कि अगर 4 महीने से मेरे स्टाफ नहीं आए हैं तो उनको सैलरी नहीं मिली, उनको सैलरी मिली है, लेकिन अपने सहूलत के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए और उनको भी सेव करने के लिए इन चीज़ों को हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ रहा है। पर उन्होंने इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। उनको लगा कि ऐसे सिचुएशन पे हम रोड पे उतर जाएंगे और हम लाल लाल ईटा से वाइट वाइट दाग दे देंगे तो हम बहुत महान चीफ मिनिस्टर कहला जाएंगे। दिस इज फेक। ये सब फेक ड्रामेटिक एटीट्यूड करने की एक चीफ मिनिस्टर को जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब हम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम किसी पोस्ट पे बैठते हैं, जब हम किसी पोर्टफोलियो पे आते हैं, तो हम लोगों के लिए एजुकेशन बहुत मस्ट होता है। तो मतलब अनएडुकेटेड लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है? इसी तरीके का एक्सपेक्टेशन मैडम, ये हम अब दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी है और फिर आपका लॉकडाउन के चलते सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस सिलसिले 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 40 करोड़ लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए हैं। मतलब ये दे लॉस्ट द जॉब, दे लॉस्ट एवरीथिंग, देयर इनकम। हाँ, और इस पे लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज भी लिया है, 1.7 लाख करोड़ का उन्होंने एक पैकेज भी दिया है। लेकिन अगर हम 2011 का सेंसस पकड़ते हैं बंगाल का, एज फॉर द सेंसस ऑफ 2011, एंड वो उसमें बोल रहे हैं कि 4 से 5 लाख लोग माइग्रेट करते हैं बंगाल से हर साल। तो अगर हम 2011 को बेंचमार्क मानते हैं और 2020 को उस इक्वेशन को लेके जाते हैं, तो लगभग 14 से 15 लाख दिहाड़ी मजदूर बंगाल में आए हैं या आने वाले हैं, अभी तक सब नहीं आए हैं। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, तो एज ए एक्टिविस्ट आपका क्या नजरिया है इसको हैंडल करने का? एज एन एक्टिविस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आई डोंट थिंक, लेकिन ऑपोजिशन तो दूसरा बोल रही है। देखिए, ऑपोजिशन का काम है बोलने का, जो काम करता है उसके ऊपर बोलने का अपोजिशन का काम ही है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें नहीं, वो क्या लॉजिकली बोल रहे हैं? इलॉजिकल बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पर फिंगर पॉइंट करना चाहिए या उनको पोक करने की जरूरत है। उनको काम करने, लेकिन आप उसी को अगर बंगाल के नजरिए में देखें तो अगर आप देखें, आपका केरला 20,000 करोड़ का पैकेज उसने अनाउंस किया है। यूपी में 35 लाख लेबर को 1,000 रुपए का पेंशन देने का दिया गया है और 1.65 करोड़ लेबर को फ्री राशन देने का कहा गया है। दिल्ली में 4 से 5,000 रुपए का पेंशन देने का डिक्लेयर किया अरविंद केजरीवाल जी ने, और 72 लाख लोगों को फ्री राशन देने का दिया गया है। बिहार ने भी फ्री राशन और 1,000 रुपया पर लोगों को देने का कहा गया। बंगाल में 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है और 1,000 वन टाइम बेनिफिट का डिक्लेरेशन दिया गया है। दिया नहीं गया है अभी तक पैसा। आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं क्या इसको जस्टिफाई किया जा रहा है? ये हम प्रश्न करना चाह रहे हैं आपसे। स्टेट गवर्नमेंट, ये जो कोरोना महामारी आई थी, इससे मैं अभी फिर कहूंगी कि कुछ लोगों ने राजनीति खेली है और कुछ लोगों ने वाकई में काम किया है। जैसे मैं नवीन पटनायक जी के बारे में कहूँगी, डेफिनेटली उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने स्टेट के लिए, बहुत छोटा स्टेट है लेकिन जो उन्होंने कर दिखाया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आई डोंट केयर कि वो हमारे दल से है कि नहीं है, लेकिन जो करता है उसके लिए बात करनी पड़ती है। तो अब देखिए, गोवा में सबसे पहले कोरोना फ्री स्टेट हुआ।
हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि एक टूरिस्ट एरिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सुविधाएं हैं। टेस्ट पर मिलियन भी सबसे हाईएस्ट है उनका। आइसोलेशन, जिसको WHO बार बार बोल रहा है, बार बार टेस्टिंग एंड आइसोलेशन इज द प्राइमरी टू रिस्ट्रिक्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी आपको, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि ना हम स्टेट देखें गवर्नमेंट, ना हम सेंट्रल देखें, हम अपने आप को देखें और अपनी मदद खुद करें। और इसमें हमें अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। हम आज मरेंगे तो हमारे परिवार को कोई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सहानुभूति देने के लिए नहीं आएगा। इट्स बेटर कि किसी पर ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा मैडम, अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक जो मुद्दा बहुत ज़्यादा उछल के आया है कहीं ना कहीं, कि ये राशन को लेके स्कैम हुए हैं। कहीं ना कहीं सही जो आए हैं, अपोजिशन ने बोला है, बहुत सारे बाजार में वीडियो भी आए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए हैं इसको लेके, कि कहीं ना कहीं सही लोगों को मिल नहीं रहा है राशन। क्वालिटी ऑफ राशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसको लेके भी बहुत सारे कंप्लेन है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहूँगी कि स्टेट में मैं स्टेट वेस्ट बंगाल के बारे में बोल रही हूँ। स्टेट में जो राशन को लेकर के जो मैं भी बंगाल के बारे में प्रश्न कर रहा हूँ, प्रॉब्लम आया है उसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी बहुत धरना, मिचिल, मीटिंग, बहुत कुछ हुआ है, अभी भी हो रहा है। और वाकई में जनता बहुत परेशान है, जो BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो आज भी राशन दुकान में लाइन लगाते हैं चीनी के लिए, चावल के लिए, उनके लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल करके मैं अपनी पार्टी को बोलना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में मूव करना चाहिए और एक सही जजमेंट निकालना चाहिए, ताकि फिर यहाँ की गवर्नमेंट बाउंड हो जाए उस जजमेंट को मानने के लिए। नहीं, आपके जो बीजेपी का सेल है, मीडिया सेल के इंचार्ज जो हैं, उन्होंने एक PIL भी किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है उन्होंने, और मुझे उन्होंने किया भी है, व्हाट्सएप की भी किया है, PIL फाइल किया है, उसका PDF फॉर्मेट भी उन्होंने मुझे भेजा है। वो PIL फाइल किया है फॉर द स्कैम, मतलब ये जो राशन का लेके स्कैम, हाँ, कि ये भाई सही लोगों तक नहीं पहुंचता। मुद्दा ये है कि आप 8.5 करोड़ इज द राशन कार्ड। मैं आपसे पहले ही बोला, वो रेशियो निकाल के कोई फायदा नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी पार्टी हर एक पॉइंट पर नजर रख रही है, चाहे वो छोटी बात हो चाहे वो बड़ी बात हो। हमारी पार्टी में हमारे प्राइम मिनिस्टर को अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का फिक्र रहता है तो उनको स्वच्छ भारत अभियान का भी फिक्र रहता है, उनको शौचालय का भी फिक्र रहता है कि हमारे घर की बहू बेटियां खुले में शौच करने ना जाएं। तो एक प्रधानमंत्री अगर पूरे कंट्री को चलाने की क्षमता रख रहा है तो एक घर में उज्ज्वला योजना होना चाहिए, उसकी भी फिक्र वो रख रहा है। तो हम ऐसे परिवार से आ रहे हैं जहां हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों पर हम ध्यान देखिए, इस पे हम लॉजिक हम बात भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं स्पेसिफिकली बंगाल पे लेके आपसे बात कर रहा हूं, जो राशन को लेके जो मुद्दे हुए हैं। अभी हम दूसरे, अच्छा, मैं अपनी पार्टी को ही फिर से कहूंगी कि इस पर और फोकस कर बहुत सारे जनता को आराम हो। अच्छा, और एक जो मुद्दा हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ये जो लॉकडाउन फेज में जो है, ये कहीं ना कहीं एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। इसको लेके भी बहुत अनसर्टेनिटी है, क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे, कब वो होगा, कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक ये इन्फेक्शन नहीं हो रहा और जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जंप कर करके बढ़ रहा है। अब जो बहुत सारे 2 टाइप के आपके स्पेशलिस्ट हैं जो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा सकता है और कोई अलर्ट दे रहा है, तो इसको लेके भी है। लेकिन एक मुद्दा जो आ रहा है प्राइमरी एजुकेशन का, आपका अगर हम ये जो आप जो बोल रहे थे ना, आंकड़ों पे बात करना, क्योंकि अगर हम हवा में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं लगेगा, क्योंकि आंकड़े भी होने चाहिए। अगर आप बात करते हैं तो देयर मस्ट बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, तो हम इलॉजिकली बात हवा में नहीं कर सकते हैं। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 102.99% है बंगाल में, बहुत अच्छा है। इवन जो देश है उससे भी बहुत ज़्यादा है, देश में 97.5% है आपका जो हम देखते हैं प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि कोई भी आपको समाज को अगर देखना है तो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर चलना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ड्रॉप आउट रेशियो,
ड्रॉप आउट रेशियो ऑफ वेस्ट बंगाल इज 36.4%, देन दैट ऑफ इंडिया विच इज 34.9%। क्या कहना चाहेंगे? पहला बात। सेकंड, मैं आ रहा हूँ, प्रश्न को अभी खत्म नहीं किया। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पक्का बिल्डिंग देखें तो 37.2% है, और आपका बेसिक एम्यूनिटीज़ अगर देखें, टॉयलेट फैसिलिटीज़ 22% है, ड्रिंकिंग वाटर 60% है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मैं प्रश्न को, एक ही प्रश्न को थोड़ा सा खींच के ले जा रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक सर्वे किया गया, उसमें आपका कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिया गया? कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा, साउथ 24 परगनास, नॉर्थ 24 परगनास। इसमें 2 लैंग्वेज लिए गए थे, एक था मैथमेटिक्स और एक था बंगाली, जिसमें एवरेज खींचा गया था। तो एवरेज में जो आ रहा है, मैथमेटिक्स में एवरेज आया है, उनसे पूछा गया प्रश्न 27.6%, और बंगाली में आया 21.7%। लेकिन जो मिनिमम बेस पास मार्क है वो 34% बांधा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का। हम जो कहना चाह रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत सारी बातें की। आप स्टेट गवर्नमेंट इज टोटली फेल्ड इन एजुकेशन सर्कल, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जब हमारे यहाँ ममता सरकार बनी थी, तो हम परिवर्तन तमाम बच्चों को, तब मैं भी स्टूडेंट थी, तमाम बच्चों को कहीं ना कहीं एक होप था कि एजुकेशन अब बंगाल में अच्छा होगा, हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आज जो भी एक अच्छे बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनका एजुकेशन बंगाल में हो। एक टाइम था कि बिहार, यूपी, यहाँ से बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के लिए कि बंगाल में पढ़ाई होगी। अब एक टाइम आया है कि एक तो मैं बिल्कुल लेफ्ट फ्रंट को ब्लेम करूंगी कि उनका कहना था कि लकड़ी की पेंसिल हाथ से हटाओ और लकड़ी का कैरम बोर्ड दो। ये हो गया, एक क्लब खुलना स्टार्ट हो गया। सेकंड थिंग, जब ममता सरकार आई तो जितने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के थे, या जितने जो एक युवा का जो एक पूरा ईरा चल रहा था, उन सबको उन्होंने इलीगल डेवलपर बना दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन का डेवलपर बना दिया। आज अब जितनी भी मतलब इंटीरियर एरिया में जाएंगे, आप देखिएगा, आप मटिया बुरुज जाइए, आप नादियाल जाइए, आप राजा बगान जाइए, आप राजा बाजार जाइए, आप पार्क सर्कस जाइए, कहीं ना कहीं ये बच्चे जो हैं, जो युवा लोग हैं, वो चेयर बिछा करके बैठे रहते हैं, वहाँ पे पंचायती होती रहती है और एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है, वो 2 कट्ठा ज़मीन पे 7 तल्ला बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो ये एक बहुत इफेक्ट वाली चीज़ है। ब्यूटिफिकेशन पे काम होने वाला था, वो नहीं हुआ। मैं अभी एजुकेशन के बारे में, आपने पूछा एजुकेशन के बारे में बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर जितने भी मुस्लिम स्कूल में या हिंदी मीडियम स्कूल में जो गवर्नमेंट है, उसमें आप जाइएगा, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब आप जाइएगा तो बच्चों को क्लास 5 तक तो हाथ में इंग्लिश की बुक ही नहीं दी जा रही है। और उन बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो चांद पे जाने की बात करेंगे, या वो कोई बड़े होकर के बड़े इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे? सोचिए, उन बच्चों के दिल से सोचिए, उन बच्चों के थोड़ा सा उन बच्चों के लेवल में आके सोचिए कि जो बच्चा क्लास 5 में ABCD पढ़ रहा है, वो बच्चा क्लास 12 में इंग्लिश में कैसे अपने सब्जेक्ट को लिखेगा, कैसे अपने आप को अपनी पढ़ाई कर पाएगा? क्योंकि फिर ग्रेजुएशन में अचानक से होता है सब कुछ अंग्रेजी में लिखना है। वो बच्चा किसी भी, अभी क्या हो गया है कि इंग्लिश इज मस्ट, नॉलेज तो आपको रखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको रखना है, आपको डिग्री लेनी है तभी आपको कहीं नौकरी मिलेगी, अदरवाइज आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन साथ साथ इंग्लिश इज मस्ट। तो जो बच्चा क्लास 5 में अपने हाथ में ABCD का बुक ले रहा है, वो बच्चे से कैसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है कि वो ग्रेजुएशन पास करेगा या वो आगे चल करके कुछ बनेगा? आप रफी अहमद किदवाई रोड में, आप धर्मतला चांदनी से रफी अहमद किदवाई रोड का ऑटो लीजिए, आपको तीसरा ऑटो वाला MA पास मिलेगा, कोई मौलाना आजाद कॉलेज से, कोई किसी कॉलेज से। लेकिन उन बेचारों को ऑटो चलाना पड़ रहा है MA की मास्टर्स की डिग्री रख करके, जस्ट बिकॉज कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये हमारे बंगाल की हालत, रियलिटी है, हमारा बंगाल रियलिटी है। हाँ, आप दमदम के पास जाइएगा, नागर बाजार पे, टोटो चलाने वाला ग्रेजुएट पास है, उसने बंगाली मीडियम से ग्रेजुएशन पास किया है, लेकिन वो टोटो चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि भैया उसने बंगाली मीडियम से पास किया है, बंगाल छोड़ करके कहीं जगह नहीं है उसके पास अब, क्योंकि बंगाली कहाँ चलता है? सिर्फ बंगाल में चलता है। बंगाल छोड़ करके उसके पास कोई स्टेट ही नहीं है इस पूरी कंट्री में, पूरे इंडिया में, जहाँ वो जा करके नौकरी ढूंढ सकता है। अब बेचारा वो अपनी डिग्री पर नौकरी ढूंढे भी तो कैसे ढूंढे, क्योंकि उसको अंग्रेजी भी नहीं आती है, उसका लैंग्वेज ही बंगाली है।
तो ये सारी दिक्कतें जो यहाँ पर हो रही हैं, हम लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि एक औरत के हाथ में जब घर की चाबी दी जाती है तो ये हम लोग सोच लेते हैं कि भाई अब ये घर संभल जाएगा, सेफ होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए और तब जाकर के हम लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई अब पार्टी से सोचिए या युवाओं की तरफ से मेरे लिए सोचिए या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ से सोचिए या एक औरत होने की तरफ से सोचिए, तब जाकर के ये डिसीजन लिया गया कि किसी भी हाल में अब ममता सरकार को यहाँ पर नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि ना वो बच्चे के लिए सोच रही हैं, ना वो एजुकेशन के लिए सोच रही हैं, ना वो पीस के लिए सोच रही हैं, ना वो ब्यूटिफिकेशन के लिए सोच रही हैं। बंद हो रहा है तो सिर्फ माफिया लैंड हो रहा है तो नेपोटिज्म हो रहा है तो ग्रुपिज्म हो रहा है, जिसको अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैडम इस पे हम अब लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक वकील हैं, तो अगर हम प्रश्न को वकील से ख़त्म नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जॉब के प्रति भी हम जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा जो उनसे बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, तो ये जुडिशरी पे अगर हम बात थोड़ा सा ना करें तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं होगा। तो मैडम एक कहावत है, देयर इज ए वन थिंग विच गोज ऑन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये बिल्कुल आप मुझसे भी अच्छा जानती हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर हम आंकड़ों को देखें, अब फिर मैं आता हूँ, आप बोलेंगे कि आंकड़े दे रहे हैं, बिना आंकड़े के हम बात नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हवा में तो कर नहीं पाएंगे। अगर आप टोटल देखते हैं 59,867 केसेस आर पेंडिंग नाउ ऑन एट डेट। ये मेरा नहीं है मैडम, ये आपका हमारे जो वो है लॉ मिनिस्ट्री है उनका ये नोटिफिकेशन है। 59,867 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 45.7 लाख केसेस हायर कोर्ट्स में पेंडिंग है। और सबसे बड़ा मजे की बात है, जितने भी आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट के हैं उसमें लगभग 3.14 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। तो ये आप वकील की हैसियत से आप सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या लगता है, इज द जुडिशियरी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट अभी तक भी जो है इंडिया की जुडिशरी, इट इज़ अनक्वेश्चनेबल। हम उस पर कुछ बात टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम जो पूछना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं कि आम इंसान डिनाइड नहीं हो रहा है व्हाट इज इसका जो लीगल राइट्स है, उसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा। आपका अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ना आपका प्रशासन सुनेगा ना पुलिस सुनेगा, ये आप हमसे बेहतर जानती हैं, तो वो जाएगा कहाँ, जुडिशरी के पास। अब जुडिशरी में अगर इतना पेंडिंग रहेगा तो वो बेचारा जाएगा कहाँ। देखिए अब आप बताइए, और अभी जो रेशियो है 10 लाख में सिर्फ 19 जज हैं, रेशियो 19:10 लाख पीपल्स इज द रेशियो ऑफ जजेस इन इंडिया नाउ। अब आप बोलिए मैडम, एज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में भी जितने लोग बैठे होते हैं, हमारे इंडिया हमारे कंट्री में पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम बैठते हैं अंदर, और बैठना चाहिए। लेकिन अगर रिलायबल और रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे तो वो हर काम को बखूबी अंजाम देते हैं। हमारी सरकार आने के बाद, सेंट्रल में हमारी सत्ता आने के बाद 370 जो झूला पड़ा था कभी कहीं बहुत ज़माने से, बचपन से हम सुनते आ रहे थे, वो क्लियर हुआ। राम मंदिर मैटर, अयोध्या मैटर, जो हम लोग ना जाने, हमारा तो शायद, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ क्योंकि मैं 1990 की पैदाइश। नहीं, आपका क्या, बहुतों का नहीं हुआ। हाँ, तो ये आज से नहीं है। मैं तब से सुन रही थी कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर हो गया। हमारी सरकार आई और उसको एक ठिकाने पे लगाया गया। ट्रिपल तलाक 1984 का केस, 1916 से लेकर के 1918 मैंने उसको देखा हुआ, एक किनारे पे लगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जुडिशरी क्वेश्चनेबल इंडिया में नहीं है। जुडिशरी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। नहीं, मैंने क्वेश्चनेबल नहीं किया। लेट मी फिनिश। मैंने क्वेश्चनेबल नहीं किया है, मैंने पूछा है। माय स्टेटमेंट, दिस माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जुडिशरी बिल्कुल भी क्वेश्चनेबल नहीं है, वो अपना काम कर रही है। और स्पेसिफिकली मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट में मैं जा करके, जो मेरे अंदर एक रेस्टलेस वाला एटीट्यूड था, एक
आलसी वाला था, एक लेजी वाला था। सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन करने के बाद मैं एनर्जेटिक, मैं एक्टिव हो गई कि भाई जज बैठ जाते हैं 9 बजे, हम कैसे 9:30 बजे बैठे जाए कोर्ट के अंदर इन, हम कैसे कर सकते, क्योंकि चीफ जस्टिस के रूम में चीफ जज बैठे हुए हैं 9:30 बजे, तो हमने तो 8:30 बजे कोर्ट के अंदर इन करना है। तो इतने एनर्जेटिक है। और जिस तरह से केस सुना जाता है और केस देखा जाता है, मेरी लाइफ के लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मैंने एक्स्ट्राडिशन का केस भी देखा है इंडिया से बाहर जाकर के, मेरी कुछ पढ़ाई भी इंडिया से बाहर हुई है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे इंडिया की जुडिशरी बेस्ट है। हाँ, कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर के, सेशन कोर्ट को लेकर के एक थोड़ा बहुत दिल में प्रॉब्लम आता है, जैसे पॉक्सो को लेकर के आ रहा था। तो हमारी जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी साहिबा ने, उन्होंने हाउस में एक बहुत बड़ा बिल पास किया कि भाई डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। रेप के लिए निर्भया के बाद हम लोग बहुत लाइव पे बैठे, बहुत डिबेट किया, और हर डिबेट पे आई वॉज द ओनली पर्सन कि मैंने कहा कि रेप के मैटर को 6 महीने में खत्म करना चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पे। ऑसिफिकेशन रिपोर्ट आए, आप चार्जशीट सबमिट कीजिए और आप सजा सुनाइए, क्योंकि रेप के मैटर में रुकना नहीं चाहिए, और जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वल रहमान, अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो 2021 के मिडिल ऑफ ईयर में ही आप लोगों को इसका भी कुछ ना कुछ एक रिजल्ट दिखाई दे देता। पॉलीगैमी एंड हलाला मैंने 2019 में ही फाइल किया, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उसकी हेयरिंग अभी रुकी हुई है। तो हम लोग पाइपलाइन में चल रहे हैं, किसी बहुत बिगड़ी हुई चीज को संभालने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो कहाँ 15 साल से, और अगर हम लोग सही से देखें तो 53 इयर्स की बिगड़े हुए चीज को संभाल रहे हैं हम, और हमारा सिर्फ ये 7वां साल है। तो डेफिनेटली हमको टाइम लगेगा। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने का। तो हम ये बात कर रहे थे हमारे नाजिया इलाही खान मोहतरमा के साथ। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, आपने ये भी सुना कि हमने प्रश्न क्या रखे हैं, क्योंकि पत्रकार के हैसियत से प्रश्न जो हम रखते हैं वो आपके प्रश्न होते हैं, हमारे नहीं, आपके प्रश्न जो हम रखते हैं इनके पास, और ये क्या उसका रिस्पांस देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, ये आप ठीक करेंगे। हम आते रहेंगे आपके पास, बने रहिए, आते रहेंगे, और आपके टिप्पणी का भी हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मैं नंददुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, नेशन वन वॉइस, कलकत्ता।